Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. तो स्टूडेंट्स आज है 28 ऑफ मार्च और हम दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज को गो थ्रू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज फॉर टुडे. So first news which we are going to look at is the important news from the Hindu newspaper और ये मेजरली डील करता है आपके यूएस के टैरिफ ट्रेड वॉर से. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पर्टिकुलर ट्रेड वॉर है ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा है, ये जितने भी यूएस के ट्रेड पार्टनर्स हैं सबके साथ में हो रहा है. एंड यूएस ने यहाँ पे जो पॉलिसी बनाई है इट इज नॉट जस्ट फॉर टारगेटिंग वन और टू कंट्रीज बट यहाँ पे एज ऑफ नाउ उसने एक सेक्टर को टारगेट किया एंड दैट सेक्टर इज द कार मेकिंग इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री ऑफ यूएसए एंड दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो यहां पे क्या करा गया है, यूएस ने यहां पे जो बेसिकली कार इंपोर्ट करी जाती है उन पे टैरिफ लगा दिया है. अब आपको समझना जरूरी है कि टैरिफ क्या होता है, एड वैलोरम टैक्स क्या होता है जिस बेसिस पे आपका ये टैरिफ लगाया जाता है और इसका इंडिया पे, बाकी इंडस्ट्रीज पे और बाकी कंट्रीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. सो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर न्यूज. सो व्हाट न्यूज इट इज? So the news is Trump imposes 25% tariff on imported cars, affected allies threaten retaliation. तो यहां पे हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कार्स इंपोर्ट करी जाती हैं उन पे अब 25% इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, विच मींस कि जो भी कार आएगी उस पे 25% का टैक्स लगेगा जैसे ही वो यूएस में एंटर होती है. एग्जांपल के लिए अगर इंडिया के अंदर में मारुति सुजुकी अपनी कोई कार बनाती है और उसको वहां पे एक्सपोर्ट करना चाहती है तो अब उस पे जो भी उसकी प्राइस होगी उसके ऊपर पे 25% टैक्स लग जाएगा एज सुन एज इट एंटर्स यूएसए. और उसके बाद में जो वहां के लोकल टैक्सेस हैं जैसे इंडिया में लगता है एग्जांपल के लिए रोड टैक्स, तो इस टाइप का अगर कोई टैक्स यूएस में लगता है तो वो टैक्स भी वहां लगेगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इससे क्या फर्क होने वाला है कि जो पर्टिकुलर कार्स यूएस से, इंडिया से या किसी और भी कंट्री से, चाइना से यूएस में इंपोर्ट हो रही हैं उन सबकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी. तो इससे क्या होगा कि जो लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं यूएस के, उनकी कार जो हैं वो कंपिटिटिव हो जाएंगी. As of now, the issue with US auto industries is कि वहां पे जो कारें प्रोड्यूस करी जाती हैं because of various factors, उन कार की जो कॉस्ट होती है, उनकी जो प्राइस होती है वो हायर होती है एज कंपेयर टू इंपोर्टेड कार. तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि जो इंपोर्टेड कार से उन पे टैरिफ लगा के, उन पे टैक्स लगा के उनके प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं सो दैट कि यहां पे जो पहले से आपकी यूएस की कार थी उनकी प्राइसेस से वो ज्यादा हो जाए और इन प्राइसेस को या इन पर्टिकुलर कार्स को यहां पे मोटिवेशन मिले. तो यूजुअली जब भी कोई टैरिफ लगाया जाता है तो उसके पीछे मेन पर्पस होता है प्रोटेक्शनिज्म. तो प्रोटेक्शनिज्म एक आइडियोलॉजी है which basically tries to protect domestic industries from outside competition. तो जैसे बाहर की कंपनियां जो चीपर प्रोडक्ट्स बना पा रही हैं, जैसे आपकी चाइना हो गई, इंडिया हो गई, वियतनाम हो गई, यूरोपियन कार मेकर्स हो गए एज कंपेयर टू यूएस, उनसे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप के टैरिफ्स को लगाया जाता है. So what exactly is tariff? So tariff is basically a tax imposed on imported goods to make them more expensive and encourage domestic production, जो जस्ट हमने डिस्कस करा है. यहां पे यूजुअली जो आपका टैरिफ लगाया जाता है इट इज अ टाइप ऑफ एड वैलोरम टैरिफ. और जब भी मैं टैरिफ वर्ड यूज करूं, टैरिफ इज सेम एज टैक्स, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है. टैरिफ और टैक्स का एक ही मतलब होता है. एड वैलोरम का मतलब क्या होता है? सो एड वैलोरम इज बेसिकली मींस कि यहां पे वैल्यू पे टैक्स लगाया जा रहा है, यानी कि जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, प्रोडक्ट वैल्यू जो है, जो भी उसकी परसीव वैल्यू करी जा रही है उस प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर पे टैक्स लगाया जा रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ एड वैलोरम टैरिफ आल्सो. तो यहां पे परसेंटेज ऑफ द इंपोर्ट वैल्यू, सो जो टोटल उसकी वैल्यू है, उस पर्टिकुलर कार की जो वैल्यू बताई जा रही है उसकी वैल्यू के ऊपर पे 25% टैक्स यहां पे लगाया जाएगा. अब यहां पे सबसे मेन जो डिबेट होता है, सो ये जो पर्टिकुलर आपको यहां पे डाइकोटमी दिख रही है, प्रोटेक्शन वर्सेस फ्री ट्रेड, ये आपके लिए इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट. This is important for English and reasoning also because this forms a very good debate topic. Debate का बहुत अच्छा टॉपिक बनाता है protectionism versus free trade. So पहले you have to understand कि जब तक आपकी जो ग्लोबलाइजेशन है,
ग्लोबलाइजेशन की जब तक जो थ्योरी आइडियोलॉजी इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, तो सारे कंट्रीज अपने डोमेस्टिक मार्केट्स को बचाने की कोशिश करते थे। तो इसलिए कोई भी अगर प्रोडक्ट उनकी कंट्री में एंटर करता था तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। एट द सेम टाइम वो अपने प्रोडक्ट्स को, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए यहां पे प्रमोशन देते थे, उनको टैक्स में बेनिफिट देते थे, सब्सिडीज देते थे। तो उस वजह से क्या होता था, हर कोई कंट्री जो थी वो फ्री ट्रेड के लिए रेडी नहीं थी, हर कोई प्रोटेक्शनिज्म के अंदर में बिलीव करता था, इंक्लूडिंग इंडिया। बट देन केम गैट इन 1948। 1948 में आया आपका गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जिसने इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा चेंज करना चाहे, और इसमें सबसे आगे था यूएसए। इसमें सबसे आगे था यूएसए, बिकॉज यूएसए वांटेड टू प्रमोट फ्री मार्केट सो दैट इसकी जो कंपनीज है वो बाहर जाके ट्रेड कर सके। आज की जो सिचुएशन आपको दिख रही है, ऐसा उस टाइम में नहीं था। उस टाइम में यूएस वाज द एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो यूएस अपनी कंपनीज को प्रमोट करने के लिए बाहर के मार्केट्स को ओपन करना चाहता था, और उसमें सबसे आगे आया गैट। एंड इसके बाद हमने इसको और इंप्रूव करा, बहुत अच्छे से इंप्रूव करा 1994 में विद द क्रिएशन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएशन से हमने यहां पे टोटल या प्रॉपरली फ्री ट्रेड को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। फ्री ट्रेड यानी कि जहां तक जितनी भी कंट्रीज होंगी उन सब की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो उनकी ट्रेड पॉलिसीज हैं वो सिमिलर, सेम नहीं तो सिमिलर होंगी, सिमिलर होंगी। और WTO जो है वो मेजरली इस प्रिंसिपल पे चलता है जिसमें हर कोई कंट्री एक दूसरे की मोस्ट फेवर्ड नेशन होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन होगा, विच मींस कि हर कंट्री की जो ट्रेड पॉलिसी होगी हर दूसरी कंट्री के साथ वो सिमिलर होगी। एवरी WTO मेंबर इज अ मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो अगर इंडिया WTO का मेंबर है तो जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं उन सबके लिए ट्रेड पॉलिसी सेम होंगी। एंड दूसरा प्रिंसिपल है उसका नेशनल ट्रीटमेंट। अगेन आई रिपीट, मोस्ट फेवर्ड नेशन, सेकंड इज नेशनल ट्रीटमेंट, विच मींस कि एक बार कोई फॉरेन गुड अगर इंडिया में एंटर कर चुका है तो अब उस फॉरेन गुड में और इंडियन गुड में, फॉरेन गुड में और इंडियन गुड में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल कि लेट्स से यूएस में कोई प्रोडक्ट, एप्पल का प्रोडक्ट है, लेट्स से एप्पल का जो फोन है वो एक बार इंडियन मार्केट में एंटर हो चुका, आपने टैरिफ जो लगाना था लगा लिया, अब वो इंडिया की एक शॉप पे सेल हो रहा है और वहीं पर कोई इंडियन कंपनी किसी और कंपनी का वहां पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए उसका आप मार्केट एक्सेस रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल कि लेट्स से एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ Tier 1 सिटीज में बिकेंगे, वो Tier 2 सिटीज में आप उनका शॉप ऐसे ओपन नहीं कर सकते हो। इस टाइप की आप पॉलिसी नहीं क्रिएट कर सकते हो बिकॉज ऑफ WTO प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। एज वेल एज कि कोई भी फॉरेन गुड होगा उस पे आप अलग से कोई टैक्स नहीं लगा सकते हो आफ्टर इट एंटर्स इंडियन मार्केट। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो GST की रेट है, लेट्स से GST की रेट इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए 5% है और सेम वही प्रोडक्ट फोन ही है, सेम अमाउंट का है, उसके ऊपर पे जो GST लगाई जा रही है वो वहां पे ज्यादा लगाई जा रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये दो मेजर प्रिंसिपल होते हैं फ्री ट्रेड के अंदर में। बट यहां पे क्या हो रहा है, फिर से देयर इज अ फाइट बिटवीन प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस फ्री ट्रेड। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोटेक्शनिज्म का बेसिक जो फंडा होता है, बेसिक एजेंडा होता है, यहां पे हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स या फॉरेन आपके इंपोर्ट्स। अब यहां पे यूएस ने जो ये पर्टिकुलर टैरिफ्स इंक्रीज करा है, यहां पे जो एलाइज हैं, इसके जो पार्टनर्स हैं, जो जिनके अच्छे रिलेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब कंट्रीज के ये सब एलाइज हैं यूएस के। इंडिया इज ऑल्सो एन एलाई ऑफ यूएस। और यहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो इनकी पॉलिसीज हैं, ट्रेड पॉलिसीज हैं, ये अपने एनिमीज को या इनके कंपीटिटर्स को टारगेट कर ही रही है। बट जो इनके अदरवाइज एलाइज रहे, लॉन्ग टर्म एलाइज रहे हैं, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वो सब भी अब यहां पे टारगेट करे जा रहे हैं। तो इन्होंने भी रिटेलिएशन को थ्रेटन करा, विच मींस कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पे उनकी कार्स के ऊपर पे जो वहां से इंपोर्ट हो रही है 25% टैरिफ लगा रहे हैं, तो यहां पे यूरोपियन कंट्रीज भी अब रिटेलिएशन करने की का प्रोसेस जो है वो बिगिन कर देंगे। और जो प्रोडक्ट्स यूएस से आपके इंपोर्ट हो रहे हैं उन कंट्रीज में, उन पे भी रिटेलिएट किया जाएगा। तो यहां पे ये सारी कंट्रीज जो हैं ये प्रोबेबली अब यहां पे टैरिफ लगाना स्टार्ट करेंगे यूएस प्रोडक्ट्स पे। उससे इश्यू क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जो यहां पे मार झेलेगा, इट इज गोइंग टू बी द यूएस डोमेस्टिक कंज्यूमर। बिकॉज कि एग्जांपल समझ लेते हैं कार से कि यूएस में जो आपका कंज्यूमर है उसके लिए जो प्राइजेस हैं, उसके लिए प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब यहां पे ये समझिए कि आपका जो इंपोर्टेड कार था,
इंपोर्टेड कार जो था वो एक्चुअल में बिक ही इसलिए रहा था बिकॉज उसकी प्राइजेस कम थे, और आपके खुद के जो डोमेस्टिक कार्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए टेस्ला, फोर्ड, ये सब यूएस कंपनीज हैं, इनके जो प्राइजेस हैं वो हाई थे। अब यहां पे इंपोर्टेड कार की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं, और लेट्स से कि यहां पे डोमेस्टिक कार जो हैं वो चीपर हैं एज कंपेयर टू इंपोर्टेड कार्स, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर डोमेस्टिक कार जो हैं वो चीपर हैं एज कंपेयर्ड, बट अदरवाइज वो पहले से एक्सपेंसिव है। तो यहां पे जो भी कंज्यूमर है, यूएस कंज्यूमर है, उसको अपनी जेब अब और ढीली करनी पड़ेगी, यानी उसको अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एंड यहां पे जब भी आप मार्केट में ज्यादा पैसा दे रहे हो सेम अमाउंट के लिए, इसी को ही तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। विच मीन्स कि एक जो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा इन टैरिफ्स का वो है इन्फ्लेशन इन द यूएस इकोनॉमी, एंड अब बिकॉज मार्केट इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा यहां पे, कंज्यूमर का सेंटीमेंट जो है फ्यूचर को लेके वो डाउनग्रेड होगा, उसको भरोसा नहीं होगा फ्यूचर को लेके कि यार महंगाई बहुत है, आगे मेरा कैसे गुजारा होगा। तो इस वजह से ग्लोबल या मार्केट स्लो डाउन स्टार्ट हो जाएगा यूएस के अंदर में। मार्केट विल स्लो डाउन इन द यूएस, जॉब कट्स होंगी, इंपोर्टेड जो आपकी जो कार्स वहां पे बेच रहे हैं, कार डीलर्स जो हैं, उनको वहां पे जॉब कटिंग करनी पड़ेगी अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। इस वजह से धीरे धीरे वहां पे आपके जो जॉब्स हैं वो भी जानी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा मार्केट स्लो डाउन होगा यूएस में। एंड अगेन इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, यूएस का मार्केट जो है वो ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है, तो ये मार्केट स्लो डाउन कैन लीड टू अ ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन। ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन, और ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन अगर ये कंटिन्यू चलता है तो इसे ही तो हम रिसेशन कहते हैं। तो यहां पे आई श्योर कि आप ये चीज समझ पाए होंगे कि कैसे एक चेन स्टार्ट हो जाती है कि यहां पे आपने इंपोर्टेड कार्स पे टैरिफ्स लगाया, उससे आपके ही मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो आपके कंज्यूमर्स का सेंटीमेंट डाउन हुआ, तो मार्केट के अंदर में स्लो डाउन स्टार्ट हुआ, मार्केट में यूएस के स्लो डाउन स्टार्ट हुआ है, तो ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन हो सकता है। ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन इज बेसिकली अगर वो कंटिन्यू हुआ तो इट कैन लीड टू रिसेशन, एंड अगर ये पॉलिसी चेंज नहीं होती है, यही रिसेशन आगे जाके बन जाता है डिप्रेशन। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज रिसेशन और डिप्रेशन? यहां पे आपका जो ग्रोथ है, जीडीपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, फैक्ट्रीज बंद होना स्टार्ट हो चुकी हैं, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन जो है वो भी कंट्रोल में नहीं आता है। मैनी टाइम्स इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में नहीं आता है, स्पेसिफिकली अगर पॉलिसी चेंज नहीं होता है, और इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ओके, आई होप तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे यहां पे जो एक सिंपल सा पॉलिसी चेंज है यूएस का, जिसमें वो टैरिफ्स इंक्रीज कर रहे हैं, वो कैसे ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है। तो यहां पे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? तो पहला है ट्रेड डेफिसिट। यूएस जो है मेजरली जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके साथ वो ट्रेड करता है, उसका ट्रेड डेफिसिट होता है, विच मींस कि वो इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है। सो दिस इज अ पॉलिसी बाय विच जो यूएस है वो अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहता है, बट इससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन भी कॉज हो सकता है। व्हाट इज गोइंग टू बी इंपैक्ट ऑन द यूएस इकोनॉमी? तो सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हम समझ चुके हैं, हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। व्हाई सो? बिकॉज इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डोमेस्टिक प्राइस जो थी वो पहले से हाई थी, तो अब जो कंज्यूमर है अगर वो डोमेस्टिक भी इंक्लूड कर रहा है तो वो पहले से ज्यादा पे कर रहा है, तो हाई प्राइसेस। डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री बूस्ट। अब यहां पे ये समझना है कि डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री को बूस्ट तो मिलेगा, बट इट वुड बी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे ये भी तो इंपोर्ट करते होंगे कुछ स्टील, एल्यूमिनियम अपनी कार्स को बनाने के लिए, तो उन सब पे भी तो रिटेलिएशन अगर होता है तो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इनकी प्राइसेस भी और इंक्रीज हो जाएंगी। सो आपको तो लगता है कि आपने पॉलिसी अपनी डोमेस्टिक कार इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करने के लिए करा है, बट इसका इनडायरेक्ट डाउनफॉल हो सकता है। कैसे? कि उनको अगर कार बनानी है तो स्टील और बाकी के मिनरल्स, मटेरियल्स उनको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और अगर मैंने उन पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो आपके प्राइसेस और इंक्रीज हो जाएंगे, विच मींस और भी ज्यादा हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर। सो लॉन्ग टर्म के अंदर में प्रोटेक्शनिज्म बेनिफिट नहीं करता है। थर्ड इज जॉब लॉसेस इन रिटेल एंड ऑटो सेक्टर। सो ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज होंगी जो बहुत बड़ी हैं, जो इंपोर्ट करती हैं, वो वहां पे शायद सक्सेसफुल हो सकती हैं, समहाउ मार्केट सर्वाइव कर पाएंगी, बट बहुत सारी कंपनीज होंगी जो वहां पे जस्ट जिन्होंने मार्केट सेटअप किया होगा या जो समहाउ नो प्रॉफिट नो लॉस पे वर्क कर रही थी, दे माइट हैव टू क्लोज सेक्टर नाउ।
एंड फाइनली स्टॉक मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी होगी, सिंपली बिकॉज कि यहां पे अब हमें श्योरिटी नहीं है, बिकॉज पॉलिसी चेंज हुआ है, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। सो इट इज पॉसिबल कि बहुत सारा पैसा जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में, डेवलपिंग कंट्रीज में जो ऑटो इंडस्ट्री उसमें लगा था, वो शायद अब यूएस इंडस्ट्री में शिफ्ट होगा, तो स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी जो है वो भी यहां पे कॉज हो सकती है। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज द इंपैक्ट ऑफ सच अ ट्रेड पॉलिसी। ओके, तो ये सब होते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होंगे इंडियन ऑटो इंडस्ट्री पे, बिकॉज इंडियन ऑटो इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली यूएस में बहुत इंपोर्ट नहीं करती है। हाउएवर कुछ ऐसी जो इंटरनेशनल कंपनी जैसे टोयोटा है, होंडा है, हांडई है, ये तीनों कंपनीज इंडिया में इन्होंने प्लांट्स बनाए हुए हैं और यहां से वो यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं, तो ऑब्वियसली इनको यहां पे लॉस हो सकता है। इंपैक्ट ऑन स्टील एंड ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि यहां पे जो स्टील का इंपोर्ट है वो भी कम होगा, एक्सपोर्ट है वो कम होगा, सिंपली बिकॉज कि अगर यूएस में डिमांड नहीं है तो उनको स्टील की रिक्वायरमेंट भी कम है, बिकॉज अब उनकी कार्स कम बिक रही हैं। और दिस इज द करेंसी एंड मार्केट रिएक्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, ईडी केसेस, एआई अमंग इश्यूज रेज्ड इन क्वेश्चन आर। तो यहां पे हम इन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी पे ईडी के केसेस क्या है, एआई का इश्यू क्या है। यहां पे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिफरेंट पार्लियामेंट्री टूल्स जो आपके लेजिस्लेचर के अंदर में यूटिलाइज किए जाते हैं टू बेसिकली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अभी आपको पता होगा कि अभी आपका पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर में पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट्री सेशन अभी चल रहा है और इस टाइम में जो आपका पहला आर होता है उसको बोला जाता है क्वेश्चन आर। तो ये जो क्वेश्चन आर होता है ये आप कई बार न्यूज़पेपर में सुनेंगे, जैसे यहां पे भी देख रहे हैं आप कि कुछ क्वेश्चन रेज करेंगे क्वेश्चन आर में, एंड एज द नेम सजेस्ट ये कोई एक आर होगा, 1 घंटे का पीरियड होगा जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और एग्जैक्टली यही मीनिंग होता है, इसका कुछ और मीनिंग नहीं होता। इट्स बेसिकली 1 घंटा ऐसा जिसके अंदर में जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट से, मिनिस्टर से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आर होता है इट इज बेसिकली द फर्स्ट आर ऑफ लोकसभा प्रोसीडिंग। जो पहला आर होता है लोकसभा का और राज्यसभा का, दोनों में होता है क्वेश्चन आर, उसके अंदर में पहले आर को बोला जाता है क्वेश्चन आर, जिसमें क्वेश्चंस पुट अप करे जाते हैं टू द गवर्नमेंट। अब यू शुड नो दिस कि आपकी जो पार्लियामेंट होती है वो मॉर्निंग में 11 AM पे बैठती है। यूजुअली जो पार्लियामेंट्री सिटिंग होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 11 AM पे, दैट इज द यूजुअल टाइम। कभी लेट हो सकता है, कभी जल सकता है, बट यूजुअली इट इज 11 AM। और 11 AM से जो 12 नून का पीरियड होता है, पहला 1 घंटा, उसे क्वेश्चन आर बोला जाता है। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में होता है। व्हाट इज द पर्पस? एमपीज जो होते हैं दे कैन आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, डिसीजंस एंड एक्शंस, उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो सिंपली उनको स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बोला जाता है। तो ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मेंशन्ड इन द रूल बुक्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो स्टार क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं होता, क्वेश्चन होता है उस पे स्टार बना हुआ होता है। तो अगर कोई एमपी को क्वेश्चन पूछना है और वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें वो एक ओरल आंसर चाहता है, विच मीन्स उसमें जो एमपी है वो चाहता है कि मिनिस्टर ओरली वहां पे रिप्लाई करे, रिटर्न आंसर नहीं चाहिए, ओरल आंसर चाहिए, मुझे पार्लियामेंट के अंदर में वापस आंसर चाहिए, तो वहां पे उस टाइप के क्वेश्चन को स्टार क्वेश्चन करके भेजा जाता है, विच मीन्स कि उस क्वेश्चन के ऊपर पे स्टार लगा दी जाता है, मिनिस्टर को दिया जाता है। एंड रिमेंबर दिस, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है ये उस दिन नहीं दिया जाता, वो पहले दिया जाता है, ठीक है, सो दैट जो मिनिस्टर है उसको उस दिन रिप्लाई कर सके। तो एक ओरल आंसर मिलता है फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड अलाउ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो लेट्स से कि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन से, मैंने निर्मला सीतारमण से एक सवाल पूछा है, स्टार्ट क्वेश्चन है, तो यहां पे जो मिनिस्टर है वो रिप्लाई करेगा और वो जो रिप्लाई करेगा उस पे मैं वहीं पे ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो यहीं पर ही आप देखते होंगे कि कई बार आपके पार्लियामेंट के अंदर में डिबेट स्टार्ट हो जाता है और वो डिबेट कई बार रकस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्योंकि वहीं पर ये डिबेटिंग स्टार्ट होती है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके अनस्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन जिसमें एक्चुअल में क्वेश्चन के साथ स्टार नहीं बना हुआ होता है, इसके अंदर में एक रिटन आंसर आपका इनफ होता है और इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, विच मींस यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर और उसका आपको रिटन रिप्लाई मिल गया है, यहां पे कोई भी ओरल आंसर नहीं दिया जा रहा है। एंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 10 दिन से कम का टाइम दिया जाता है। ओके, तो कोई भी अर्जेंट मैटर हो गया, एकदम से कोई सिचुएशन हो गया, फॉर एग्जांपल यहां पे यूएस ने टैरिफ्स लगा दिया, तो अगर मुझे
बेस पर डिस्कशन करना है तो यहां पे मैं एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन सेंड करूंगा, इसके अंदर में मिनिस्टर जो है वो ओरली ही आंसर देगा। बट रिमेंबर, शॉर्ट नोटिस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अर्जेंट मैटर्स के अंदर में ही होते हैं। आप कोई भी टॉपिक उठा के उस पर सवाल नहीं पूछते हो, एकदम अर्जेंट मैटर्स होते हैं उन पे ही आप पूछ सकते हो और आंसर्स ओरली दिए जाते हैं विथ लेस देन 10 डेज का टाइम होता है। अब यहां पे मैंने एक चीज बोली कि यहां पे अर्जेंट मैटर्स पे ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो ये अर्जेंट मैटर है या नहीं है ये कैसे डिसाइड होगा? फॉर एग्जांपल मेरे लिए हो सकता है वो अर्जेंट मैटर हो, बट मिनिस्टर के लिए नहीं हो, गवर्नमेंट के लिए नहीं हो। तो ये जो अर्जेंट मैटर है या नहीं है ये डिसीजन करा जाता है बाय द लीडर, नॉट द लीडर, सॉरी, बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। यानी लोकसभा के अंदर में स्पीकर और राज्यसभा के अंदर में इट इज द चेयरमैन। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो मैटर अर्जेंट है या नहीं है और उसके अंदर में डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ओके, सो जो सबसे पहला टूल होता है जो आपके पार्लियामेंट के अंदर में प्रोसेस को करने में हेल्प करता है, दैट इज द क्वेश्चन आवर। 11 AM से 11 से 12 पे स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन आवर और उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके मिनिस्टर जो होते हैं ओरली और रिटन के अंदर में जवाब देते हैं। इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग आपका पार्लियामेंट्री टूल है जिसको बोला जाता है जीरो आर। तो जीरो आर इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये 12 नून पे स्टार्ट होता है। सो जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आर जो आपका स्टार्ट होता है उसे जीरो आर बोला जाता है, जस्ट बिकॉज वो 12 नून पे स्टार्ट होता है। अगेन इस पर्टिकुलर आर के अंदर में आप पब्लिक इश्यूज के ऊपर पे अर्जेंट क्वेश्चन रेज कर सकते हो विदाउट प्रायर नोटिस। यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन आर के अंदर में सवाल पूछने के लिए, यहां पे कोई प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप वहीं पे सीट पे खड़े होके ऑब्वियसली आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी बोलने के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वहीं पर आप बोल सकते हो कि आई वांट टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, और अगर स्पीकर या चेयरमैन अलाउ करते हैं तो वहीं पर ही उसी टॉपिक के ऊपर पे आपका डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है। अब ये जो आपका जीरो आर है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका जो ये जीरो आर है, इट्स अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट बिकॉज ये हमने कहीं से भी डिराइव नहीं करा, विच मींस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन टेकन अप फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकॉज हमने वहीं का जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है उसी को ही यहां पे अप्लाई किया है। हाउएवर यहां पे ये जो क्वेश्चन आर के बाद का जीरो आर का जो कंसेप्ट है ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, ना ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में से फॉलो किया जाता है, ना ही इंडियन रूल बुक्स के अंदर में ये मेंशन है। इट इज नॉट फॉर्मली मेंशन इन द रूल बुक बट हैज बिकम अ पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन। तो यहां पे ये एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन बन चुका है कि जीरो आर के अंदर में अगर कोई भी आपका पब्लिक इशू है अर्जेंटली आप उसे विदाउट नोटिस डिस्कस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो रिमेंबर दिस कि अगर किसी को कोई भी डिस्कशन करना होता है पार्लियामेंट के अंदर में तो वो मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं, मोशन या रेजोल्यूशन के बेसिस पे ही, और मोशन अगर एक्सेप्ट होता है तभी आपके डिस्कशंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। तो अगर आपको कोई अर्जेंट मैटर पे डिस्कशन करना है तो उसके लिए आपको एमपी को कॉलिंग अटेंशन मोशन को है इंट्रोड्यूस करना होता है। सो फॉर एग्जांपल एक एमपी खड़ा होगा और बोलेगा स्पीकर के सामने कि आई वुड वांट टू इंट्रोड्यूस अ कॉलिंग अटेंशन मोशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन लेट्स से ऑन यूएस ट्रेड टैरिफ्स, और अगर स्पीकर उसे अलाउ कर देता है तो फिर उस पे उसी टाइम में डिस्कशन आपके स्टार्ट इनिशिएट हो जाएंगे। मिनिस्टर का रिस्पॉन्स जो होता है वो ब्रीफ स्टेटमेंट दे सकते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट का स्टैंड क्लैरिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर डिस्कशन हो रहा है यूएस ट्रेड टैरिफ्स के ऊपर पे भी, तो लेट्स से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर से या आपके ट्रेड मिनिस्टर से, यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री से, तो यहाँ पे वो खड़े होंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ब्रीफ स्टेटमेंट में प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है उसको क्लैरिफाई करेंगे, वेयर दे कैन से कि द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस और द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ इट कैन वर्क ऑन इट। तो इस तरीके से आप सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन अब इसलिए करा जाता है कि लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर डिस्कशन चल रहा है एंड एकदम से एमपीज को कोई यहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पर्टिकुलर इशू रेज हुआ है। एग्जांपल के लिए लेट्स से कि कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए तो वहां पे एक एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक एमपी खड़ा होगा और एमपी बोलेगा कि दिस पर्टिकुलर एमपी वुड लाइक टू introduce an adjournment motion and want to adjourn the discussion on this topic and initiate a discussion on this particular issue at hand। तो इस तरीके से आप वहां पे उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर सकते हो। इसकी दो कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक, रीसेंट एंड अर्जेंट मैटर होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, रीसेंट होना चाहिए और अर्जेंट मैटर होना चाहिए, और स्पीकर के अप्रूवल के बाद ही आप इसे कर सकते हो। इट्स वेरी कॉमन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि
इसमें ही नहीं, कहीं पर भी बिना स्पीकर के परमिशन के आप कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते हो। डेकोरम मेंटेन करना स्पीकर की ड्यूटी है, ऑर्डर मेंटेन करना स्पीकर की ड्यूटी है। तो बिना स्पीकर के, सिर्फ यही नहीं, बिना स्पीकर के कोई भी मोशन, रेजोल्यूशन कुछ भी डिस्कस नहीं किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज एडजर्नमेंट मोशन। इसके अलावा मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बोला जाता है इसे, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस। द इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में अवेलेबल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में अवेलेबल होता है बिकॉज आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर आंसरेबल टू ओनली द लोकसभा, नॉट टू द राज्यसभा। रिमेंबर दिस फैक्ट, आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये आंसरेबल है टू द लोकसभा। इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? तो अगर आपको गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आपको लगता है ये गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती है तो उसमें आप 50 एमपीज के सिग्नेचर के साथ यहां पे मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। रिमेंबर, 50 एमपीज अगर साइन करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। लास्ट एग्जांपल है मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में 2018 के अंदर में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया गया था। इट्स वेरी कॉमन, बहुत कॉमन होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना भी। अब एट द सेम टाइम जैसे आपका मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, सिमिलरली अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो खुद से भी कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो लेट्स से गवर्नमेंट को डाउट है कि शायद मेरे पास यहां पे मेजॉरिटी नहीं है या यहां पे कुछ मेरी मेजॉरिटी के ऊपर पे या मेरी एबिलिटी के ऊपर पे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो खुद से प्राइम मिनिस्टर भी अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए लोकसभा में कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस में? कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन मेंबर जो होते हैं यूजुअली वो आपके इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एक सेंश्योर मोशन भी होता है। सेंश्योर आप कब करते हो? व्हेन यू डू नॉट एग्री विद समथिंग देन यू वुड वांट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो अगर आपको गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को, एक्शन को यहां पे क्रिटिसाइज करना है तो आप सेंश्योर मोशन को इंट्रोड्यूस करते हो, और अगर ये पास हो जाता है तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, विच मींस कि जो मेजॉरिटी आपकी पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट के एक्शन से एग्री नहीं करती है, यानी शायद उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सेंश्योर मोशन अगर पास हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है वहां पे मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब इन सब के अलावा ये तो बहुत कॉमन है, एक स्पेसिफिक, एक बहुत ही स्पेशल होता है जिसको बोला जाता है स्पेशल मेंशन। ये भी एक टाइप ऑफ मोशन होता है जो आपका सिर्फ राज्यसभा के में इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर डिस्कशन ऑन स्पेशल मैटर्स। तो अगर आपको किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर पे डिस्कशन करना है तो आप स्पेशल मेंशंस करके अपना मोशन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वेरी सिमिलर टू जीरो आर। डू नॉट थिंक कि राज्यसभा में जीरो आर नहीं होता है, राज्यसभा में भी जीरो आर होता है, बट दिस इज अनदर वन सच आपका मोशन जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर में होता है, स्पेशल मेंशन मोशन। ओके, तो यहां पे ये कुछ मोशंस हमने डिस्कस करे हैं बिकॉज अभी आपका यहां पे पार्लियामेंट के अंदर में सेशन चल रहा है और स्पेसिफिकली क्वेश्चन आस्क के अंदर में पूछे गए थे। सो आई थॉट कि क्वेश्चन आस्क के अलावा जीरो आर, एडजर्नमेंट मोशन, सेंश्योर मोशन, इन सबको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो हिंदू के अंदर में आपका एक एडिटोरियल आया है एंड दिस इज एडिटोरियल रिटन बाय प्रशांत भूषण हु इज एन एमिनेंट लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और यहां पे द टाइटल इज द जुडिशरी इज बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस मूवमेंट। तो एक चीज जो आप कर सकते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर चीज का बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस का मतलब क्या होता है। आई एम वेरी श्योर आप जुडिशरी की जो अभी सिचुएशन चल रही है उससे इसका मीनिंग डेसिफर कर पा रहे होंगे, बट ट्राई टू फाइंड आउट कि बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस का मतलब क्या होता है। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यही जो आप रिसर्च करते हैं, यही जो आप एक्टिविटीज करते हैं, यही आपको हेल्प करता है इंग्लिश के अंदर में, रीजनिंग के अंदर में। सो ट्राई टू फाइंड आउट। तो यहां पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, एडिटोरियल आया है, एंड एज इज बीन द केस हम यूजुअली एक दो एडिटोरियल्स को भी डिस्कस कर रहे हैं न्यूज एनालिसिस में। वेरी सून हम अलग से एडिटोरियल सेशंस का भी कुछ प्लान कर रहे हैं, इंग्लिश के लेकर, जीके को लेकर, बाकी सब सेक्शंस को लेकर भी। इन केस यू वांट कि एडिटोरियल सेशंस अलग से होने चाहिए तो यू कैन से इट इन द कमेंट बॉक्स। तो हम एडिटोरियल सेशंस भी अलग से इनिशिएट करेंगे। एनीवे, अभी हम यहीं पर इसको लेते हैं। तो यहां पे प्रशांत भूषण ने, एंड आई एम श्योर पिछले के कुछ अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड कि बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट का जो भी इशू हुआ है जिसमें एक जस्टिस हैं आपके, जस्टिस वर्मा, उनके अगेंस्ट में करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं बिकॉज वहां पे बाय गॉड ग्रेस तो क्या, बट एक्ट ऑफ गॉड की वजह से शायद वहां पे आग लगी और वहां पे नोटों के बंडल मिले हैं, और यहां पे एलिगेशन अराइज होते हैं कि क्या यहां पे जस्टिस वर्मा जो थे वो करप्शन में तो इन्वॉल्व नहीं थे। ऑल ऑफ दीज आर एलिगेशंस
ओनली, एंड सुप्रीम कोर्ट है वो भी एक्टिव हो गया, उन्होंने उनको वहां पे रिमूव करके ट्रांसफर कर दिया टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है अब जो हाई कोर्ट से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, एंड सुप्रीम कोर्ट यहां पे हेयरिंग इनिशिएट कर रहा है, वहां पे हेयरिंग अलाउ कर दी गई है कि क्या जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में एफआईआर फाइल हो सकती है नहीं हो सकती है। तो इन सबको तो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। आई एम श्योर पिछले आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस में बाकी सर और मैम ने भी इन सब चीजों को डिस्कस करा होगा, कॉलेजियम सिस्टम को भी डिस्कस करा होगा, सो हम उस पर डिस्कस नहीं करते, हम इस एडिटोरियल को यहां पे डिस्कस करते हैं, जिसमें एडिटोरियल के अंदर में कैसे इस ऑथर ने पूरे टॉपिक को डिस्कस करा है उस पे हम फोकस करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट आपको पैसेज के अंदर में कैसे इंफॉर्मेशन को पढ़ना होता है वो समझ में आए। तो कोई भी ऐसा आर्टिकल आता है, हमेशा जो ऑथर होता है वो पहले एक इंट्रोडक्शन देता है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर आर्टिकल को जब आप रीड करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन में अंदर कंटेक्स्ट दिया गया है कि ये सब जो चीजें या जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है ये इन्होंने क्यों डिस्कस करा है, एंड ऑब्वियसली यहां पे जो ये पर्टिकुलर दिल्ली हाई कोर्ट का इशू है उसको यहां पे डिस्कस करा है। इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पे गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से एक्शन ले रही है। इन्होंने यहां पे राज्यसभा के अंदर में जगदीप धनखड़ जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज करा है, एनजेएसी को वापस लाने की बात करी है, उसको यहां पे डिस्कस करा है। बट एट द सेम टाइम ये जो ऑथर है ये एनजेएसी के भी टोटली फेवर में नहीं है। दे आर सेइंग कि यहां पे गवर्नमेंट को प्रोमिनेंस मिल रही है, सो इसकी बजाय हमें एक बेटर ऑल्टरनेटिव डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद ही इज एक्चुअली talking about the appointment of judges and issue of corruption की yes there have been previous allegations of corruptions also, और जो current impeachment procedure है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को रिमूव करने का, that has not been successful, and to point this out कि ये क्यों सक्सेसफुल नहीं है, he has shown कि आज तक किसी भी जज को यहाँ पे impeach नहीं किया गया, and it is not possible कि यहाँ पे आपके करप्ट जजेस प्रेजेंट ना हो, because time and again इस टाइप के allegations लगते रहे, and finally इन्होंने कुछ दो बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं which he has recommended कि rather than having NJAC हम इस टाइप के कमीशंस पे मूव कर सकते हैं which would be better for appointment of judges। ओके, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, बट इसके अंदर में क्या क्या डिस्कशन हुआ है उसको अगर हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखें तो सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे कि आपका कौन सा सिस्टम है जो अभी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए किया जाता है, और करंटली जो एनजेसी की बात करी जा रही है उसका यहाँ पे कंपोजिशन क्या था। तो करंटली कॉलेजियम सिस्टम जो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइडेड है, एंड ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस के थ्रू डेवलप हुआ है, जिनको हम जजेस केसेस भी बोले जाते हैं, जिनको हम जजेस केसेस भी बोलते हैं, एंड 3 जजेस केसेस हैं ऐसे। कई लोग इनको 4 जजेस केसेस भी बोलते हैं, जिसमें एनजेएसी वाला जो जजमेंट है वो 4th जज केस बोला जाता है उसको, बट यूजुअली 3 जजेस केसेस के थ्रू कॉलेजियम सिस्टम को डेवलप किया गया था। एंड सीधे अगर हम फॉरवर्ड करें आज के प्रेजेंट सिचुएशन पे, तो इसमें जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसका कॉलेजियम होता है CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस नॉमिनेट किए जाते हैं, that is basically recommended through a collegium consisting of Chief Justice of India and the 4 senior most judges of the Supreme Court. Okay, तो ये कॉलेजियम सिस्टम होता है। इसमें जो नाम रिकमेंड किए जाते हैं, they goes to the law minister, लॉ मिनिस्ट्री को जाते हैं, ये आपके लॉ मिनिस्टर या लॉ मिनिस्ट्री को जाते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो नेम्स को रिटर्न कर सकती है, बस मस्ट अप्रूव इट इफ रिकमेंडेड। तो यहाँ पे एक बार का गवर्नमेंट रिटर्न कर सकती है, बट लेट्स से कॉलेजियम ने वापस वही नाम रेफर कर दिए तो वहां पे इट मस्ट अप्रूव द रिकमेंडेड नेम। हाउएवर यहाँ पर भी कई बार गवर्नमेंट ने अपना फुट फॉरवर्ड रखा है, एंड दे हैव सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दैट पार्टिकुलेशन। तो एक दो ऐसे सिचुएशंस रहे हैं एंड सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे नहीं किया। अब द इश्यू विद कॉलेजियम सिस्टम इज दिस इज अ बिग क्रिटिसिज्म, एंड कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा का जो केस है उस पर्टिकुलर केस में भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि देयर आर इश्यू ऑफ नेपोटिज्म का इश्यू यहां पर भी है, बिकॉज ही हैज कनेक्शन समवेयर। ठीक है, तो यहां पे क्रिटिसिज्म क्या है, देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सो फॉर एग्जांपल कि कॉलेजियम ने लेट्स से कि जिन जजेस को यहां पे रिकमेंड करा है सुप्रीम कोर्ट के लेकर, हाई कोर्ट को लेकर, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनके पीछे कोई केसेस तो नहीं है, उनको किन बेसिस पे यहां पे डिसाइड किया जा रहा है, ऑल ऑफ दिस इज नॉट नोन टू द पब्लिक को नहीं बताया जा रहा, तो देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सेकंड इज नेपोटिज्म की, तो यहां पे यू वुड जस्ट सी कि आपके इंडिया के जो प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, हिज
सन ऑफ द प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही बेटा फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है एंड ही सर्व्स अ वेरी लॉन्ग टेन्योर। और ऐसा नहीं कि वो कोई पहले जज थे, ऐसा पहले भी हुआ है। यू हैव सो मेनी एग्जांपल, रोहिंटन, नरीमन, ऑल ऑफ दीज जो आपके सन्स हैं आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के ही। सो यू कैन सी हियर कि देयर इज दिस क्रिटिसिज्म ऑफ नेपोटिज्म इज एक्चुअली ट्रू एंड डिलेस आल्सो। एंड यू कैन सी हियर कि बहुत बार होता है स्पेसिफिकली एट द लेवल ऑफ हाई कोर्ट, जहां पे बहुत सारी आपके वैकेंसीज रहती हैं बिकॉज ऑफ डिले इन द जुडिशियल प्रोसीजर, बिकॉज कॉलेजियम टाइमली यहां पे अप्रूवल नहीं करता है, तो वो जो प्रोसेस है उस वजह से आपका अपॉइंटमेंट के अंदर में भी डिले होता है। तो इन सबके क्रिटिसिज्म को देखते हुए ही 2014 के अंदर में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे बोला जाता है NJAC बिल, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो यहां पे गवर्नमेंट ने कमीशन रिकमेंड करा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 के अंदर में, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया इन 2015। अब ये जो पर्टिकुलर आपका कमीशन इंट्रोड्यूस करा जा रहा था, इसकी जो मेंबरशिप थी इट इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज। तो यहां के ऊपर पे जुडिशरी को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेंबर्स थे, Chief Justice of India and 2 senior Supreme Court judges, and there was representation from government also, जिसमें यूनियन लॉ मिनिस्टर होता है and 2 eminent persons basically nominated by the government। तो यहां पे क्या हो रहा है, 3 तो जुडिशरी के मेंबर्स हो गए एंड 3 लोग गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाएंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड 2 eminent पर्सन। तो यहां पे क्या हो रहा था, 3 सुप्रीम कोर्ट या जजेस को यहां पे प्राइम मिनिस्टर जुडिशरी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 3 यहां पे आपके गवर्नमेंट को कर रहे हैं। बट इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट को क्या इशू दिखा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट को यहां पे इशू दिखा कि बिकॉज यहां पे दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो यहां पे इट इज हर्टिंग द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी को यहां पे हर्ट हो रहा है कि जुडिशरी जो है वो अपॉइंटमेंट के अंदर में, और आगे जाके यही तो हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केसेस को हियरिंग प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे सुप्रीमेसी ऑफ जजेस जो है इसको यहां पे टारगेट किया जा रहा है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पहले ही बोला हुआ है कि सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी जो है इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कोई भी बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पे वायलेट करता है तो ऐसा कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ओके, आई एम श्योर बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन आपको पता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फीचर्स को बेसिक फीचर्स बोला है, कुछ प्रोविजंस को बेसिक फीचर्स बोला है, कुछ आइडियाज को बेसिक फीचर बोला है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। और अगर पार्लियामेंट या आपका एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन लेती है जो बेसिक फीचर्स को वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता है। तो यहां पे बिकॉज 3 और 3 की यहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने NJAC के बिल को यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज ये अगेंस्ट में जाता है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी एंड ऑल्सो अगेंस्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो इस वजह से वापस से बिकॉज NJAC आपका अप्रूव नहीं हुआ, तो अभी भी आपका जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है इट इज बेस्ड ऑन द कॉलेजियम सिस्टम। ओके, सो दिस इज द मेन इशू कि NJAC और कॉलेजियम सिस्टम का अभी क्यों आपका डिबेट चल रहा है। ओके, सो यहां पे आपका जो ये पर्टिकुलर ऑथर है ही इज आर्ग्यूइंग कि NJAC जो है व्हाई इट इज नॉट गुड फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट जो है इवन दो भी कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है तो भी वो इंटरफेरेंस करती रहती है। एंड केस इन पॉइंट इज कि बहुत सारे जो डिले हो रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के, इनका एक प्राइमरी रीजन है कि यहां पे जो गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल नहीं प्रोवाइड करती है प्रॉपरली, टाइमली गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोवाइड नहीं करती है, जिस वजह से यहां पे डिले इन अपॉइंटमेंट होता है। मोर ओवर यहां पे क्विक अप्रूवल्स मिलते हैं उन जजेस के लिए जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को शेयर करते हो और उसमें से कुछ जजेस हैं जो लॉ मिनिस्ट्री ने गो थ्रू करे और उनको लगा कि इनकी आइडियोलॉजी हमसे मैच करती है, उनके लिए तो क्विक अप्रूवल है। बट अगर किसी जज ने कभी लॉयर होते हुए या एज अ जज होते हुए हाई कोर्ट के अंदर में आपकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था या आपकी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज किया या उससे वो मैच नहीं करते हैं, तो आप वहां पर इशू क्रिएट करते हो। तो इन सब चीजों से क्या होता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो इरोड होती है।
वहां पे बैलेंस नहीं रहता है, सिमिलर काइंड ऑफ आइडियोलॉजी के लोग ही आपके जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। अब यहां पे जो पर्टिकुलर ऑथर है ही इज आर्ग्यूइंग कि ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, बट इसके बाद भी हमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। यहां पे वो ये नहीं कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम इज द बेस्ट और बिकॉज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है तो इसलिए हमें कॉलेजियम सिस्टम से कंटिन्यू करना चाहिए। पहले वो हमें समझाते हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले जुडिशियल मिसकंडक्ट एंड करप्शन को लेकर कोई भी इफेक्टिव सिस्टम यहां पे नहीं है। व्हाट इज द इशू कि अगर किसी भी जुडिशरी के ऑफिशियल के अगेंस्ट में आपको करप्शन या जुडिशियल मिसकंडक्ट का कोई केस फाइल करना है तो पहली चीज आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। ओनली ऑप्शन टू यू इज कि आप पूरा का पूरा जो इंपीचमेंट मोशन है विच इज अ वेरी हार्ड प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 एमपीज जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी एक जगह में से 100 एमपी साइन करेंगे, उसके बाद में उस पर डिस्कशन होगा, एक हाउस वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर उसे पास करेगा, दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पे उस पर्टिकुलर चीज पे डिस्कशन होगा। दोनों हाउसेज अगर पास कर देते हैं प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, तब जाके इंपीच होगा। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बिकॉज ऑफ दिस आज तक कोई भी जज जहां तक एक्चुअल में ऐसे 2-3 केसेस भी रहे जहां पे क्लियर केसेस ऑफ करप्शन थे, फिर भी आज तक कभी भी किसी भी जज को इंपीच नहीं किया जा चुका है। तो यहां पे ही इज पॉइंटिंग आउट कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज जो करंट आपका सिस्टम है, करंट सिस्टम जो है वो इनइफेक्टिव है। सेकंड, इन्होंने हमें एक प्रपोज सॉल्यूशन दिया है कि देयर शुड बी अ जुडिशियल कंप्लेंट कमीशन। यहां पे एक जुडिशियल कंप्लेंट कमीशन होना चाहिए एंड सो दैट कि यहां पे किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं हो, ना गवर्नमेंट का हो ना जुडिशरी का हो, इट शुड बी अ इंडिपेंडेंट बॉडी। सो एग्जांपल के लिए जैसे आपका लोकपाल का ऑफिस होता है, लोकपाल इज अ इंडिपेंडेंट ऑफिस, बट लोकपाल के अंदर में भी सुप्रीम कोर्ट का जज ही होता है, तो इसलिए ही हैज रिकमेंडेड कि देयर शुड बी अ जुडिशियल कंप्लेंट कमीशन स्पेसिफिकली केटरिंग टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और वो 5 मेंबर इंडिपेंडेंट बॉडी हो टू हैंडल कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस। इट वुड इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड डिसिप्लिनरी एक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग पार्लियामेंट। बिना पार्लियामेंट के इन्वॉल्वमेंट के यहां पे आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जजेस को इंपीच ही करो, आप पार्लियामेंट का प्रोसीजर करो। अगर हम एक जुडिशियल कंप्लेंट कमीशन बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द क्राइसिस, यहां पे ये एक्शन लिया जा सकता है कि किस तरीके से हमें एक्शन लेना है। इसके बाद इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी व्हाइल मेंटेनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। हमें अकाउंटेबिलिटी जो है, एंड वन इशू, बिग इशू, अगर आप जुडिशरी में देखें, आप आपकी गवर्नमेंट में देखें, इट इज वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। तो कहीं पर कोई ब्रिज गिर जाता है, कहीं पे कोई क्राइसिस क्रिएट होता है, कहीं पे रोड खराब होती है, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्सन। तो यहां पे वी वांट कि जुडिशरी के अंदर में भी अकाउंटेबिलिटी हो, और अगर मैं इसको स्ट्रेच करके बोलूं, गवर्नमेंट के अंदर में भी वी नीड अकाउंटेबिलिटी। तो अगर कहीं पे कोई ट्रेन का डीरेलमेंट होता है, इकोनॉमी अगर ढंग से काम नहीं कर रही होती है, कहीं पे राइट्स होते हैं, देयर शुड बी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। अदरवाइज यहां पे हर कोई जो बक है उसको पास करते रहेंगे, और उस वजह से कभी भी आपको मेन कल्प्रिट कौन है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। सो व्हाट ही इज रिकमेंडेड कि हम यहां पे एक जुडिशियल कंप्लेंट कमीशन बना दें और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट कर दें। सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एज वेल एज in the conduct of judiciary also. So this is what he has basically suggested in this particular article. Finally इन्होंने broader concerns और way forward provide करा, जैसे कि एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का बोला है जो सजेस्ट किया गया है, एंड इसके अंदर में रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हैज सजेस्टेड कि देयर शुड नॉट बी एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे ही इज नॉट इन फेवर ऑफ एनजीएससी बट इन क्रिएटिंग एन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म लाइक द जुडिशियल कंप्लेंट कमीशन, जो आगे जाके एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए उसके बाद में यहां पे उनको अकाउंटेबल कर सकता है फॉर देयर एक्शंस इन द कोर्ट एंड आउटसाइड आल्सो। ओके, सो दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आगे मूव करते हैं। हाउस पैनल टेल सेंटर टू गिव मोर फंड्स टू स्टेट्स टू इंप्लीमेंट एनईपी। तो आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको अब 5 साल हो चुके हैं। यस, आपकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में आई थी, दिस इज 2025, 5th ईयर चल रहा है उस पर्टिकुलर पॉलिसी का। ऑल्दो उसका इंप्लीमेंटेशन जो था वो थोड़ा डिले हुआ था, 2020 में पब्लिश हुई थी उसका जो बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो 22-23 से ही हो पाया, बट स्टिल अभी उसको 3 साल तो हो ही चुके इंप्लीमेंटेशन में। और यहाँ पे
एक बड़ा इश्यू जो आ रहा है विच इज बेसिकली पार्लियामेंट ने सेंटर को बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को आपको और भी ज्यादा फंड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे इफ यू वांट कि वो प्रॉपर्ली एनईपी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सके। व्हाई सो? बिकॉज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो फाउंडेशनल ईयर से ही आपके स्टूडेंट्स के ऊपर पे फोकस करना चाहती है। इट वांट फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड अर्थमेटिक एज वेल एज इट ऑल्सो वांट्स टू स्टार्ट वोकेशनल ट्रेनिंग। एंड इसमें जो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है इट इज टोटली ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। रिमेंबर दिस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें एजुकेशन का जो आपका टॉपिक है, इसमें जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो अगर गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहती है, इफ इट वांट्स कि यहां पे फाउंडेशन लिटरेसी अर्थमेटिक के ऊपर पे वर्क करा जाए, मदर टंग के अंदर में एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रेड 6 से इनिशिएट करी जाए, तो यहां पे हाउस पैनल मतलब लोकसभा के हाउस पैनल ने रिकमेंड करा है कि आप यहां पे और भी फंड्स प्रोवाइड करिए स्टेट को। ओके, सो इस कंटेक्स्ट के अंदर में हम यहां अब एनईपी को डिस्कस करें। आई होप आपको न्यूज समझ में आ गई होगी क्या बात चल रही है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इट इज द थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ द अदर टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सी आपकी दो प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रही हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है इट इज बेसिकली चेंज इन द स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो जो स्कूल एजुकेशनल रिफॉर्म्स करे गए, स्कूल के स्ट्रक्चर के अंदर में जो चेंजेस करे गए हैं, दैट इज अ बिग चेंज इन द करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो पहली चीज हमने यहां पे टारगेट रखा है 100% एनरोलमेंट का। यस, वी वांट 100% एनरोलमेंट, नॉट इन 2050 बट इन 2030 इटसेल्फ। तो हमारा टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कि 2030 तक देयर शुड बी 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ओके, सेकंड हमने जो चेंज करा है इट इज बेसिकली नया हमने स्ट्रक्चर लिया है फ्रॉम 10+2। पहले 10+2 करा जाता था सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, अब हम नए स्ट्रक्चर पे मूव कर रहे हैं विच इज बेसिकली 5+3+3+4, जिसमें फर्स्ट 5 इयर्स होंगे ये फाउंडेशनल होंगे, नेक्स्ट 3 इयर्स आपके प्रिपरेटरी होंगे, नेक्स्ट 3 इयर्स आपके मिडिल होंगे एंड नेक्स्ट 4 इयर्स आपके सेकेंडरी स्टेज होंगे। और यहां पे जैसे आपकी 8 इयर्स कंप्लीट होंगे, आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम ग्रेड 6 वो भी आपको स्टार्ट, मतलब कोई ना कोई स्किल भी आपको वहां पे स्टार्ट कर जाएगी। जैसे कुछ बैगलेस डे होंगे कि आप बैग नहीं लेके जाएंगे, उस दिन कोई ना कोई आपको एक्टिविटी कराई जाएगी, कोई ना कोई आपको स्किल सिखाई जाएगी। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो यहां पे पहले आपका क्या होता था, क्लास 1 से आपकी गवर्नमेंट स्कूल स्टार्ट होती थी, दैट्स व्हाई 10+2, तो 1 to 10 एंड +2 11 12 हो गई। बट अब आपकी प्री प्राइमरी के ऊपर भी वर्क करा जाएगा, अर्ली एजुकेशन में वर्क करा जाएगा एज 3 to 8 के ऊपर पे। सो दी जो फर्स्ट 5 इयर्स हैं जहां पे फाउंडेशन क्रिएट करी जा रही है उसके ऊपर पे आपका फोकस भी रहेगा। मल्टीलिंगुअलिज्म, तो यहां पे ये कंट्रोवर्सी बहुत टाइम से 3 लैंग्वेज फार्मूला ये आपका प्रोवाइड करता है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर में चेंज है वो ये है कि इट गिव्स प्रेफरेंस टू मदर टंग और लोकल लैंग्वेज। तो कोई भी स्कूल जो इंडिया में फंक्शन करता है इट हैज टू मेक श्योर कि वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट ग्रेड 5 तक उनको मदर टंग के अंदर में या जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है उसके अंदर में उनको वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए एंड इफ पॉसिबल टिल ग्रेड 8। तो रेदर देन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आपकी मदर टंग की रिक्वायरमेंट आपकी मदर टंग के अंदर में या लोकल आपकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर में आपकी स्कूल जो है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एंड देयर इज साइंटिफिक रीजन बिहाइंड ऑल्सो कि जो नॉन कॉग्निटिव आपकी नॉलेज होती है, स्किल्स जो होती हैं वो आप इजीली कैचअप कर पाते हो अगर वो आपको मदर टंग के अंदर में पढ़ाई जाए। ओके, सो देयर इज साइंटिफिक बैकिंग ऑल्सो। और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स आपके साथ इनिशिएट कर दी जाएंगी। ओके, व्हाट अबाउट हायर एजुकेशन रिफॉर्म, तो हम ये पहले भी देख चुके हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होंगी, विच मींस कि अभी आप देखते हैं कि इंजीनियरिंग का कॉलेज है, इंजीनियरिंग की ही यूनिवर्सिटी है, मेडिकल का कॉलेज है, मेडिकल की यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगी, विच मींस आप अगर एनएलयू में भी हो जाते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, तो वहां पे लॉ की भी पढ़ाई होगी, उसके अलावा विद टाइम मेडिकल, फिजिक्स, साइंस, अलग अलग स्ट्रीम मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज क्रिएट करी जाएंगी और जो सिंगल आपके कॉलेजेस हैं उनको फेज आउट किया जाएगा। ओके, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है अब इसके अंदर में आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन मिलेंगे। सो लेट्स से कि आप कोई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर में कंप्लीट हो चुका है तो उसके आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। इफ नाउ यू डोंट वांट टू स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज, तो अब आप दूसरी यूनिवर्सिटी में भी मूव कर सकते हैं, आपको आपका क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जहां पे अपने क्रेडिट जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं और जाके आप दूसरी जगह सबमिट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस कि अब आपके जो भी आप 12th में आपके जो भी मार्क्स आए हो, किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपके सीबीएसई या बोर्ड के मार्क्स पे आपका एडमिशन नहीं होता है। नाउ देयर वुड बी अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप भी क्लैट दे रहे हैं, इट्स अ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसी तरीके से हर किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो टॉप 100 रैंक्स में आएंगी, अगर वो इंडिया में अंदर आके अपना सेटअप करना चाहती हो, अपने कैंपस को सेटअप करना चाहती हो, तो वो यहां पे कर सकती हैं। और रिसर्च को डेवलप करने के लिए हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, आई एम श्योर यू आर अवेयर कि एनआरएफ का अब नया नाम क्या है। सो पहले नेशनल रिसर्च फाउंडेशन था, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ एनआरएफ, क्या है ये भी आप अगर कमेंट बॉक्स में बता पाए तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू। ओके, हिंट इज नाउ इट इज नोन एज एएनआरएफ। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है हम हायर एजुकेशन के ऊपर पे कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन टीचर ट्रेनिंग ऑल्सो। तो टीचर ट्रेनिंग और फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए भी सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि जब आपको वहां पे इनिशिएशन आपका हो रहा है तभी आपको यहाँ पे कोई वर्क प्रोवाइड करा जा रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। इट इज गोइंग टू बी योर पूरा एम्प्लॉयमेंट के लेवल तक, पूरे आपके क्लासेस जब तक आपका टीचिंग चल रहा है तब तक आपको रेगुलरली यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करे जाएंगे। गवर्नेंस एंड फाइनेंसिंग को लेके यहाँ पे क्या है, सो इट्स अ बिग आपका गोल, बट द गोल इज कि हम 6% को स्पेंड करना चाहेंगे। 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। अभी हम वी स्पेंड लेस देन 2% ऑन एजुकेशन। और अगर हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, अगर हम यहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड को एंजॉय करना चाहते हैं तो यहां पे हमें एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। आई एम श्योर यू आर अवेयर व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो सम ऑफ यू हु आर स्मार्ट कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। एंड ऑटोनॉमी टू हायर एजुकेशन। सो वी आर प्लानिंग या गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि बेसिकली यहां पे हायर एजुकेशन से उनको थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाएगा, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, विच मींस कि रेदर देन यूजीसी डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, जो यूनिवर्सिटीज होंगी वो भी अपने कोर्सेज को अच्छे से डिजाइन कर पाएंगी। मोर फ्लेक्सिबिलिटी वुड बी प्रोवाइडेड। और स्टेट और सेंटर के बीच में भी कोलैबोरेशन करने की बात है। ओके, सो दिस इज व्हाट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज व्हाट। बट कोई भी पॉलिसी होता है, उस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में देयर वुड ऑलवेज बी चैलेंजेस। तो यहां पर भी चैलेंजेस हैं, जैसे फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टेट्स। तो इसीलिए हाउस पैनल ने बोला है कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है स्टेट्स के ऊपर पे, और अगर यू वांट कि स्टेट्स क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, देयर शुड बी मोर फाइनेंसिंग। सेकंड इज डिक्लाइनिंग हायर एजुकेशन एनरोलमेंट। सो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का हमने टारगेट रखा है 100% का 2030 तक, वो स्कूल लेवल का है। हायर एजुकेशन के अंदर में जो एनरोलमेंट है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, विच इज अ बिग इशू। यानी कि 12th के बाद, अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बाद, स्कूल एजुकेशन के बाद लोग आपके हायर एजुकेशन को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर अदर थिंग्स। तो हो सकता है वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, दे फील लाइक कि कॉलेज में पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वहां से प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं, विच इज द नेक्स्ट इशू, एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट। एंड इट इज अ बिग इशू कि आपकी एक रिपोर्ट आई थी, और वो इंडस्ट्री बेस्ड रिपोर्ट थी। इंडस्ट्रीज वाले जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज से जो हायर करते हैं उनकी रिपोर्ट थी कि 90% प्लस जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। I'm not quoting a small number. 90% स्टूडेंट जिनको हम हायर करते हैं या जो बेसिकली कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, बिकॉज उनकी जो एजुकेशन है दैट इज नॉट एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल ही नहीं करते हैं। तो ये एक बड़े कंसर्न है आपके अभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके। एंड देयर इज कंसर्न विद CUET ऑल्सो स्पेसिफिकली, बिकॉज ये MCQ बेस्ड पेपर है। CUET इज MCQ बेस्ड पेपर, और साइंस के अंदर में, मैथ्स में जहां ऑब्जेक्टिविटी होती है वहां पे तो ये इट्स अ वेरी गुड पेपर। जैसे आपके क्लैट में भी वहां पे अगेन इसमें भी सब्जेक्टिविटी होगी, बट अदरवाइज साइंस के, मैथ्स के पेपर में सब्जेक्टिविटी, बायो के पेपर में सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। देयर इज ऑब्जेक्टिविटी की सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, आप वहां क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। बट जब ह्यूमैनिटीज की बात होती है वहां पे देयर इज सब्जेक्टिविटी, और MCQ इज नॉट द प्रॉपर वे टू बेसिकली चेक समवंस एक्सीलेंस इन अ पर्टिकुलर एग्जाम। तो इसलिए CUET के साथ में भी कंसर्न्स हैं। एग्जांपल के लिए क्लैट में भी अगर आप सेक्शन देखोगे तो इंग्लिश का जो सेक्शन है, रीजनिंग का जो सेक्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग, और आपका जो लीगल रीजनिंग का सेक्शन है, यहां पर भी सब्जेक्टिविटी होती है। तो MCQ बेस्ड पेपर होता है, इट्स वेरी हार्ड टू जज। इसलिए भी आप देखोगे कि क्लैट के पेपर में हर एग्जाम के बाद इश्यूज रेज होते हैं, स्पेसिफिकली बिकॉज यहां सब्जेक्टिविटी है। एवरीवन कैन आर्ग्यू दिस इज द मोर प्रॉपर आंसर, देयर इज नो वन सिंगल करेक्ट आंसर। तो इस वजह से इंग्लिश में, रीजनिंग के अंदर में दिस always would, subjectivity would always be there. Okay, so this is regarding your national education policy.
नेक्स्ट पे आते हैं, तो आपके एडिटोरियल में ही, हिंदू के एडिटोरियल में दिया हुआ है, शुड द फ्री मूवमेंट रजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार रिमेन। तो इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन रिगार्डिंग कि इंडिया और म्यांमार के बीच में आपका फ्री मूवमेंट रजीम चलता है, फ्री मूवमेंट रजीम चलता है, एंड इट इज दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द बिलीफ और इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंकिंग कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके बीच में, दे वर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड उनके बीच में जो ये बाउंड्रीज ड्रॉ करी गई हैं, दीज ऑल आर आर्टिफिशियल बाउंड्रीज, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। ऑल्दो आज हम एक नेशनलिस्ट माइंडसेट से रहते हैं, वी आर अ नेशन, इंडिया इज अ नेशन, म्यांमार इज अ नेशन, बट ये जो बाउंड्रीज हैं दीज आर आर्टिफिशियल, एंड ये जो पर्टिकुलर आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं दे अननेसेसरी सेपरेट द ट्राइबल पीपल, दे अननेसेसरी सेपरेट द ट्राइबल पीपल। So because of this realization, this free movement regime was initiated, and this was initiated between India and Myanmar. इंडिया एंड म्यांमार के बीच में इसको इनिशिएट किया गया था, एंड इसके अंदर में जो ट्राइबल पॉपुलेशन आपके बॉर्डर एरियाज में रहती है इंडिया और म्यांमार में, दे कैन मूव 16 किलोमीटर ऑन ईस्ट साइड, बॉर्डर के 16 किलोमीटर तक ये एंटर कर सकते हैं, दे कैन स्टे देयर, दे कैन डू बिजनेस देयर, दे कैन हैव आल्सो फैमिलियर रिलेशंस विद आल्सो विद ईच अदर, 16 किलोमीटर तक इजीली मूव कर सकते हैं, एंड यूजुअली 14 डेज का टाइम पीरियड होता है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड आल्सो। ओके, सो इंडिया म्यांमार के बीच में ये हमने सेटअप किया था, और इसके बेसिस पे जो आपके ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इजीली मूव इन मूव आउट कर सकती है। अब फ्री मूवमेंट रजीम से इश्यू क्या होता है कि आपका जो म्यांमार है वहां पे एज ऑफ नाउ सिविल वॉर ब्रोक आउट है, वहां पे मिलिट्री का रूल चल रहा है, सिविल वॉर ब्रोक आउट है, एंड म्यांमार इज ऑल्सो हॉटबेड ऑफ, म्यांमार जो है इट हैज बिकम अ हॉटबेड ऑफ ड्रग ट्रेड ऑल्सो, ड्रग ट्रेड भी यहां पे होती है। तो बिकॉज यहां पे ये ओपन बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट और द इंडियन फोर्सेस टू स्टॉप और टू पुट अ ब्रेक ऑन दिस ड्रग ट्रेड, एंड एज वेल एज नॉट जस्ट ड्रग ट्रेड बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो एन इशू। आर्म्स ट्रेड, दैट इज ऑल्सो एन इशू। मणिपुर के अंदर में, मैंने यहां पे मणिपुर का ही ड्रॉ करा है, मणिपुर के अंदर में जो आपका कुकी मेतीस का इशू चल रहा है, कुकी जो ट्राइब है वो म्यांमार में भी प्रेजेंट है, और वहां पे उनके पास में गन्स और वेपनरी होती है, तो वो यहां पे भी सप्लाई होती है। सो और जब वो यहां पे वायलेंस कमिट करते हैं उसके बाद दे क्रॉस द बॉर्डर, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन फोर्सेस टू मूव इनटू अनदर कंट्री, तो वहां पे इंटरनेशनल इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो यहां पे दोनों साइड से मिले हैं। वन इज आर्ग्यूइंग कि फ्री मूवमेंट रजीम को यहां पे अलाउ करना चाहिए, अदर इज आर्ग्यूइंग कि यहां पे इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। दोनों के साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स है। इट्स अ रियली गुड आर्टिकल, आपको रीड करना चाहिए। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर पे, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देखते हैं। एक आर्टिकल हमने, एक एडिटोरियल्स, दो एडिटोरियल्स आपके हमने हिंदू से कवर कर लिए, एक एडिटोरियल हम इंडियन एक्सप्रेस से भी कवर करते हैं, अ टैक्स इन आवर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल आया, इफ यू हैव हैंड ऑन योर इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें आपको ये आर्टिकल रीड करना चाहिए। व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट? तो अभी अभी आपकी जो गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि एक पर्टिकुलर टैक्स होता है इक्विलाइजेशन लेवी। इक्विलाइजेशन लेवी जो है, इसको जो गवर्नमेंट है इसको अब एंड कर रही है। और यहां पे ऑथर आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो इक्विलाइजेशन लेवी थी, दिस वाज अ टैक्स व्हिच वाज इन इंटरेस्ट, इन आवर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल, इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल। अब ये इक्विलाइजेशन लेवी क्या होती है? तो ये एक टाइप ऑफ टैक्स होता है। तो आज हम टैक्स बहुत देख रहे हैं, शुरुआत में भी टैक्स देखा था, यहां पर भी हम टैक्स की बात कर रहे हैं। ये एक टैक्स है जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 2016 में। 2016 के अंदर में ये इक्विलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इट इज बेसिकली अ टैक्स ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स है, और ये स्पेसिफिकली लगाया जाता था ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज। ओके, सो लेट से कि यहाँ पे गूगल कंपनी है, आप गूगल इंटरनेट के ऊपर पे आप गूगल पे जाते हो, तो लेट से आप गूगल सर्च करते हो, तो यू वुड सी कि आपने लेट से कुछ भी सर्च करा, लेट से आपने कैमरा सर्च करा है, तो आप कैमरा सर्च करोगे तो यू वुड सी कि ऊपर लिखा हुआ है, शुरुआत में कुछ आपके जो पेजेस आ रहे होंगे वहां पे कई बार एड भी लिखा हुआ होता है, एडी लिखा हुआ होता है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है, एंड समटाइम्स उसमें जो आपको लिस्ट भी आ रही वेबसाइट्स की, दैट इज ऑल्सो पेड बाय डिफरेंट पर्संस की हमारी जो वेबसाइट है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। और इन सब से गूगल क्या है, वो अर्निंग कर रहा है।
अब इशू इज कि इंटरनेट जो है ये ग्लोबलाइज्ड है, तो एक यूएस कंपनी को इंडिया के अंदर में अपना ऑफिस ओपन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर सर्विस। तो गूगल जो है, गूगल यूएस जो है, ये पर्टिकुलर सर्विसेज इंडियन कंज्यूमर्स को यूएस में बैठ के ही प्रोवाइड कर सकता है। अब यहां पे जो पर्टिकुलर बिजनेस करा जा रहा है वो हो तो इंडिया में रहे, ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर कंज्यूमर्स हैं वो इंडिया में ही है, तो मैं अगर एड शो कर रहा हूं वो इंडियन कंज्यूमर्स को शो हो रहा है और यहां पे ही प्रोडक्ट्स को सेल और बाय किया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो यूएस कंपनी है वो टैक्सेबल होना चाहिए, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होना चाहिए, बट बिकॉज वो पर्टिकुलर कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो अब यूएस में जाके थोड़ी ना वहां पे उनपे कुछ उनपे टैक्स लगाओगे, बिकॉज इट्स अ यूएस कंपनी पे यूएस टैक्स लगाएगा, आप नहीं लगा सकते। तो इसका एक हमने इंडियन गवर्नमेंट केम आउट विद अ गुड इन्वेंशन, अ गुड सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड इंडिया वाज द फर्स्ट टू इंपोज सच काइंड ऑफ टैक्स, अ डिजिटल टैक्स, जिसमें गवर्नमेंट ने अलग से एक टैक्स निकाला, इक्वलाइजेशन लेवी, और उसमें जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज होते हैं ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनीज, इंडिया में अगर शॉप नहीं भी है उनकी ओपन, तो वो भी इतना टैक्स देंगे। तो इनिशियली जब 2016 में हमने इसको करा था तो 6% का टैक्स, 6% का आपका टैक्स जो होता है वो इन पर्टिकुलर एड रेवेन्यूज पे, ऑनलाइन एड रेवेन्यूज पे भी आपको देना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली जब ये पर्टिकुलर लगाया गया, यूएस कंपनीज दे वर वेरी एंग्री कि हाउ कैन दे इंपोज टैक्सेस ऑन अस, एंड दे फोर्स द यूएस गवर्नमेंट टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टैक्स विद इंडिया। एंड यूएस गवर्नमेंट आल्सो केम है, दे सेड कि दिस इज नॉट प्रॉपर एज पर द डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स, तो ये पर्टिकुलर टैक्स आप नहीं लगा सकते, और उससे ट्रेड टेंशन जो थे वो भी आपके रहे। हाउएवर बिकॉज हमारे और भी बहुत सारे इश्यूज थे, और भी ज्यादा आपके डिस्कशन थे, और भी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही थी बैकग्राउंड के अंदर में, इस वजह से यूएस गवर्नमेंट ने भी हम पे इतना फोर्स नहीं करा। बट अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ही हैज बीन फोर्सिंग इंडिया टू चेंज इट्स ट्रेड पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज, इंपोर्ट पॉलिसीज को चेंज करने के लिए कर रहे हैं। एंड यहां पे यूएस, यहां पे अभी निर्मला सीतारमन, इसमें तो नहीं मेंशन है, निर्मला सीतारमन ने अभी आपके पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है कि वी आर रिमूविंग दिस इक्वलाइजेशन बिकॉज ऑफ ट्रेड टैरिफ्स ओनली। जो यूएस का ट्रेड टैरिफ्स का जो उनका प्लान है, इसी वजह से इक्वलाइजेशन लेवी को हम यहां पर रिमूव कर रहे हैं, और इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो जो नॉट गवर्नमेंट, जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट के स्टेप्स को यहां पे क्रिटिसाइज भी कर रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली। तो यहां पे लेट्स अंडरस्टैंड इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन लेवी जो होता है, इट इज बेसिकली अ टैक्स ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो अगर इंडिया में अगर आपका शॉप नहीं भी है तो भी आप टैक्स पे करोगे। हिस्ट्री क्या है इसकी, 2016 में करा था, 6% टैक्स ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज को मिलता था। इसके बाद हमने क्या करा, जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस होते हैं लेट्स से इन्वॉल्विंग फॉरेन डिजिटल कंपनीज, उन सबको पे हमने 2% का लेवी और लगाया। ओके, तो आप अमेजॉन से बाय करते हो, उन सब पे जीएसटी लग रहा है, बट अगर कोई फॉरेन, यहाँ पे फॉरेन ई कॉमर्स से आप कुछ मंगा रहे हो तो उस पे 2% का आपको इक्वलाइजेशन लेवी उन पे लगता था, यानी कि जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उस पे भी 2% आप गवर्नमेंट को पे करोगे। सो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन पे नहीं लग रहा है, फॉरेन ई कॉमर्स के ऊपर पे ये लग रहा है। तो फिर यूएस स्टार इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिसके बाद हमारे ट्रेड टेंशन हुए, जो आपको मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा है। रीजंस क्या था इंप्लीमेंटिंग इक्वलाइजेशन लेवी का, एड्रेसिंग टैक्स अवॉइडेंस। सो लार्ज कंपनीज क्या करेंगे, यहाँ पे शॉप्स ही सेटअप नहीं करेंगे, दे वुड ट्राई टू, इवन इंडियन कंपनीज व्हाट दे वुड डू, दे वुड ट्राई टू सेट अप देयर शॉप आउटसाइड, अपना हेडक्वार्टर बाहर करेंगे और वहां से इंडियन कंपनीज का ही करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्लिपकार्ट जो है या कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है, वो अपना स्टोर जो है वो सिंगापुर में ओपन कर लेगा और दे वुड से कि वी आर नॉट अ इंडियन कंपनी, वी आर अ सिंगापुरियन कंपनी, तो यहाँ पे हमारे ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस टाइप की टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज को टारगेट करने के लिए इस टाइप की इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया। इंश्योरिंग फेयर टैक्सेशन, तो यहाँ पे एक फेयर टैक्सेशन, ऑब्वियसली इफ यू आर जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया, यू आर एलिजिबल टू बी टैक्स, तो इस वजह से भी इट्स अ फेयर टैक्सेशन पॉलिसी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो ऑब्वियसली दिस अ गुड पॉइंट फॉर इंडिया। इंडिया जो था, इट इज द फर्स्ट कंट्री जिसने इस टाइप का कोई डिजिटल टैक्स जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करा, एंड इट एक्चुअली लेड टू अदर कंट्रीज टू आल्सो स्टार्टिंग इनिशिएटिंग सच काइंड ऑफ टैक्स। तो इंडिया ने इनिशिएट करा, तो इस बेसिस पे बाकी कंट्रीज ने भी इस टाइप की इक्वलाइजेशन लेवी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, एंड दिस हैज बीन वेरी फ्रूटफुल फॉर इंडिया। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑथर आर्ग्यू कर रहे हैं, हियर शी हैज मेंशन्ड कि 22 का जो हमारे पास डेटा है उसमें इंडियन गवर्नमेंट को $40 बिलियन का यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सो इट इज बेसिकली अ टैक्स इन इंटरेस्ट ऑफ, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग अ टैक्स इन आवर इंटरेस्ट ओनली।
ओके, इम्पैक्ट ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी, डिजिटल कंपनीज ऑब्वियसली उनका जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसका कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा था। इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या इंपैक्ट हुआ, इंडिया यूएस ट्रेड टाइज पे इंपैक्ट हुआ था, बट एट द सेम टाइम ग्लोबल टैक्स पॉलिसीज को इसने प्रमोट करा। OECD एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर एंड दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ पर्टिकुलर टैक्स डील ऑल्सो, कि सो दैट जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उन पे एक टाइप का टैक्स लगाए सके। इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट रहा, इट हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू जनरेट रेवेन्यू, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प मिला है। Okay, so this is basically regarding equalization levy. Next पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, so it's a very important topic specifically for your legal reasoning. Legal reasoning के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में आई वुड से कि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस आप हिंदू भी पढ़ते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक्सप्लेन का एक पेज आता है, ऑनलाइन एक्सेस ले लीजिए, इट्स वेरी चीप, आप ऑनलाइन एक्सेस ले सकते हैं। और एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर में कुछ भी ऐसा आर्टिकल मिले, प्लीज ट्राई टू रीड इट, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू यू। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में प्रिपरेशन फॉर रेप वर्सेस अटेम्प्ट टू कमिट रेप के ऊपर में क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस करा है। एंड आई एम श्योर यू ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि ये डिस्कशन क्यों किया जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट जजमेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनका ये जजमेंट आया था जिसमें देयर वाज अ केस, और उस केस में क्या था, तो देयर वाज अ मदर एंड अ गर्ल वाज 13 ईयर ओल्ड, और उन्होंने लिफ्ट ली मोटरसाइकिल के ऊपर पे, एंड वहां मोटरसाइकिल के ऊपर पे जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे हरेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल। They fondled her breast. उसके बाद they tried to open her pajama also and they were trying to take her to a secluded place. And वहां पे जब शोर मचाया तो some bystander came by and because of this they ran away. तो जब ये particular situation हुआ, यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि doing this particular act, basically touching the breast or by basically trying to open the pajama etc. All of this does not amount to attempt. ये सिर्फ preparation है रेप की, ये attempt नहीं है। और इस बेसिस के ऊपर पे this would not be a fit case for attempt to rape. This would not be eligible for a case of attempt to rape. और जब इस टाइप से जजमेंट दिया, मे बी हो सकता है कि टेक्निकली दिस इज अ साउंड जजमेंट, बट जिस तरीके से जजमेंट लिखा गया था इट कॉज्ड एन अप्रोर ऑल ऑफ इंडिया के अंदर में, स्पेसिफिकली लीगल सर्कल्स के अंदर में अप्रोर हुआ, एंड दिस लेड द सुप्रीम कोर्ट टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है, विच मींस किसी ने केस फाइल नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन टुक ओवर दिस पर्टिकुलर केस। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस के ऊपर पे अब कुछ टिप्पणियां करी, उन्होंने कुछ यहां पे ऑब्जर्वेशंस करी हैं, एंड इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर सुप्रीम कोर्ट टू सेट द केस स्ट्रेट कि इस टाइप के जब केसेस होते हैं तो आपको किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर केस अटेम्प्ट का है या नहीं है, या फ्यूचर में इस टाइप के केसेस होते हैं तो वुड दैट अमाउंट टू प्रिपरेशन ओनली और वुड दैट अमाउंट टू अटेम्प्ट ऑल्सो। तो ओके, तो यहां पे हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के यहां पे आपको दिखेंगे कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ग्रैबिंग अ माइनस ब्रेस्ट एंड ब्रेकिंग द स्ट्रिंग of the pajama did not amount to an attempt to rape but only preparation. तो मेरा यहां पे फोकस ये रहेगा कि यू अंडरस्टैंड कि लीगल रीजनिंग के अंदर में एक्चुअल में जो कोर्ट है उसने इसको प्रिपरेशन क्यों बोला है, इसको अटेम्प्ट क्यों नहीं माना गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट जजमेंट लैक्ड सेंसिटिविटी एंड लीगल साउंडनेस। लीगल साउंडनेस इज द फोकस फॉर अस, जो कोर्ट जब डिसाइड करेगा हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये लैक्ड सेंसिटिविटी इसलिए बिकॉज जजमेंट जिस तरीके से लिखा हुआ है, यहां पे जजमेंट जिस तरीके से लिखा हुआ है, इट इज समथिंग लाइक कि जैसे प्रोसिक्यूशन ने फोर्स करा है कि अटेम्प्ट टू रेप का केस बना दिया जाए, कि दे आर ट्राइंग टू मेक इट इनटू अटेम्प्ट टू रेप केस। अदरवाइज जो विक्टिम्स हैं, जो पर्टिकुलर ये कल्प्रिट्स हैं, ये लोग सिर्फ प्रिपरेशन के लिए हैं, एंड समवॉट यहां पे बायसनेस अगेंस्ट दोस पीपल। तो बिकॉज जजमेंट इस तरीके से लिखा है इसलिए इट लैक्स सेंसिटिविटी, ये ऑब्जर्वेशन है, और लीगल साउंडनेस की भी बात करी गई है। अब यहां पे प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच के अंदर में चेंज क्या होता है। सो प्रिपरेशन इज बेसिकली व्हेन यू आर टेकिंग स्टेप्स टू बेसिकली कमिट अ एक्ट। यू आर टेकिंग स्टेप्स, मतलब आपने प्रिपरेशन के लिए एग्जांपल ऐसे समझिए कि लेट्स से अगर आप एक बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते हैं एंड यू हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग मटेरियल, आपने मटेरियल कलेक्ट करना, शॉप गए और वहां से आपने खरीदना स्टार्ट करा है, सो दैट इज बेसिकली प्रिपरेशन ओनली। बट अगर अब आपने यहां पे बॉम्ब बना लिया है और उसको आप थ्रो करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज अटेम्प्ट। तो जब तक आप बना रहे हो दैट इज बेसिकली प्रिपरेशन ओनली। इट इज अदर इश्यू की अलग अलग केसेस में, पोटा में आपके जो टेररिस्ट टाडा वाले एक्ट्स होते हैं उन सब के अंदर में आपके अगेंस्ट में केसेस फाइल किए जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आप आईपीसी के अंदर में या बीएनएस के अंदर में इट इज ओनली इन प्रिपरेशन फेज। अटेम्प्ट स्टार्ट होता है जब आप यहां पे कुछ एक्शन स्टार्ट कर देते हैं टू बेसिकली कमिट दैट पर्टिकुलर, यानी आपकी अब इंटेंशन हो चुकी है कि अब आपको करना है, अनलेस कोई बाहर से कुछ इंटरफेरेंस हो।
ओके तो इस तरीके से प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में अंदर आपका डिफरेंशिएशन करा जाता है। अटेम्प्ट इज बिगिंस व्हेन प्रिपरेशन एंड्स इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट एक्ट टुवर्ड्स कमिटिंग द ऑफेंस, यानी कि आप कोई एक्ट कर रहे हो टू कमिट दैट ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट एक्ट होता है आपने वो एक्ट इनिशिएट कर दिया है तभी वो अटेम्प्ट का होता है। तो जैसे मैंने बॉम्ब कर दिया या आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो, लेट्स आप किसी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू टेक आउट अ कार, आप कार लेकर चलते हो और आप कार लेके उसके घर के बाहर खड़ी कर देते हो, बट जब वो बाहर आती है आप वहां से चले जाते हो, तो यहां पे अटेम्प्ट नहीं हुआ, यहां आपने प्रिपरेशन पूरी कर ली थी, आपने अटेम्प्ट के लिए नहीं करा। सम वुड आर्ग्यू के साथ जैसे ही आप कार निकाल के लेकर गए तभी वो हो चुका है, बट किडनैपिंग तभी होती है जब आप उसकी पोजेशन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को उसकी जगह से उठा के लेकर आते हो और उसको लेके जा रहे हो, तो तब आपका अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस को फॉलो किया है जिस बेसिस पे आप अटेम्प्ट और प्रिपरेशन पे कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस जो अटेम्प्ट का है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दैट इज अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1961 का केस है। इसके बाद इसमें थोड़े से चेंजेस करे गए इसके जो पर्टिकुलर आपके कंसेप्ट्स हैं, उसके जो स्टेप्स हैं, अदरवाइज स्टिल यू हैव टू बेसिकली व्हाट प्रूव दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स टू शो कि अटेम्प्ट का केस बन रहा है। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइम में होता है, आपको इंटेंट प्रूव करनी है टू कमिट द ऑफेंस। यहां पे आपको ऑफेंस कमिट करने की इंटेंट है वो प्रूव करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रिपरेशन फॉर द ऑफेंस। सो रिमेंबर, अटेम्प्ट को शो करने के लिए प्रिपरेशन तो आपको शो करनी ही पड़ेगी, बिना प्रिपरेशन के आप शो नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज एक्शन बियॉन्ड प्रिपरेशन मूविंग टुवर्ड्स द क्राइम। मूविंग टुवर्ड्स द क्राइम। अब रेप के केस में यहां पे ये आपके कोर्ट ने क्यों डिसाइड करा है, वो यहां से डील करता है, एक्शन बियॉन्ड आपका प्रिपरेशन पे आएगा, ये जो पर्टिकुलर चीज है। तो आपके रेप के केस के अंदर में कोर्ट ने ये बोला, हाई कोर्ट ने ये बोला कि वन ऑफ द एक्शन बियॉन्ड प्रिपरेशन मूविंग टुवर्ड्स द क्राइम इज कि यहां पे स्टेप टुवर्ड्स पेनिट्रेशन होना चाहिए, कि एज ऑफ नाउ यहां पे हमने उसकी नाड़ा जो था, उसका पजामा जो उसको ओपन किया, ऑल ऑफ दिस इज ओनली प्रिपरेशन, बट आपका अटेम्प्ट इनिशिएट होता है जब आप पेनिट्रेट करते हो। तो यहां पे क्या हो रहा है कि वो जो एक्शन जो मूविंग बियॉन्ड टुवर्ड्स द क्राइम, जहां पे आपको टुवर्ड्स द क्राइम प्रूव कर रहा है, दैट वुड इनिशिएट, अटेम्प्ट स्टार्ट हो रहा है पेनिट्रेशन पे, और यहीं पर ही सारा आपका जो केस है उसका पूरा का पूरा फोकस है। तो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, वो यही कह रहा है कि लीगली साउंड नहीं है कि एक्शन बियॉन्ड प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन जो है या अटेम्प्ट जो है, जैसे ही आपने उसको वहां पे आप उस कलवर्ट में लेकर गए, उस एरिया में लेकर गए, यू ट्राई टू ओपन हर पजामा, मे बी वहीं से अटेम्प्ट बिगिन हो जाएगा। बट यहां पे जजेस जो है वो क्या कह रहे हैं, पेनिट्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी कि अनलेस आपको कोई आउटसाइड फोर्स रोक रही है, आप तो इंटेंट हो इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, बट यहां पे जैसे ही लोग आए वो बिना इस चीज को करे या बिना नेक्स्ट स्टेप लिए वो प्रिपरेशन करके ही यहां से मूव कर गए थे। ओके तो यहां पे इस बेसिस के ऊपर पे आपका सुप्रीम कोर्ट इसे क्रिटिसाइज कर रहा है, और इसी बेसिस के ऊपर पे आपके हाई कोर्ट जज ने यहां पे रेप का केस या अटेम्प्ट टू रेप का केस नहीं फाइल करा है। ऑल्सो रिमेंबर दिस, डू नॉट थिंक कि यहां पे उनको एक्विट कर दिया है। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर यहां पे तो फिर क्या, उसने कुछ क्राइम नहीं किया क्या? उसने क्राइम किया है, पॉक्सो के अंदर में उसके अगेंस्ट में केस फाइल होगा, सेक्सुअल हरेसमेंट का केस उसके अंदर में फाइल होगा, बट दीज वुड बी द लोअर केसेस में 1 to 5 years की केस है। दीज आर एक्सट्रीम केसेस, ये आपके हीनियस क्राइम्स होते हैं जहां पे हायर लेवल ऑफ पनिशमेंट होता है, तो ओके तो उन पे कमिंग होगा। और फोर्थ इज योर proximity test, which is the act must be close to the actual commission of the offense। अब यहां पे जब proximity की बात होती है, do not think of distance, ये नहीं है कि वो वहीं की वहीं पे प्रेजेंट है इस वजह से होगा। एक्चुअल कमीशन से क्लोज होने का मतलब ये है कि रेप जो है वो पेनिट्रेशन से स्टार्ट होता है। सो जो पर्टिकुलर प्रॉक्सिमिटी, अटेम्प्ट कहां इनिशिएट होता है, जब आप उस एक्ट के कमीशन के बिल्कुल करीब हो, यानी कि यू आर गोइंग टू पेनिट्रेट दैट पर्टिकुलर पर्सन। यहां पे अगर आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो तो वो अटेम्प्ट टू रेप की डेफिनेशन में आएगा। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पे जो पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट का, इसी बेसिस पे हाई कोर्ट के जज ने डिसीजन दिया है और इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। ओके तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है, बिकॉज इट वाज मियरली प्रिपरेशन, और उन्होंने यहां पे रिलाई करा ऑन रेक्स वर्सेस जेम्स लॉयड। तो ये एक बहुत फेमस इंग्लिश केस है जिसके अंदर में आपके जो ब्रिटिश कोर्ट था उन्होंने यही बोला कि अटेम्प्ट टू रेप केस के अंदर में आपको कोई ऐसा स्टेप करना पड़ेगा जिसके बाद में ये क्लियर हो जाए कि आपकी इंटेंशन जो थी वो अब चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल यहां पे आप ये कह सकते हो कि जो पर्टिकुलर पर्सन है यहां पर अभी भी इनकी रेप की इंटेंशन खत्म हो सकती है, यहां पे इससे पहले भी अभी वो हो सकता है कि दे डिसाइड नॉट टू रेप हर। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि देयर शुड बी अ क्लियर पर्टिकुलर
एक्ट जो ये शो करे कि यहाँ पे इंटेंशन जो थी वो कमिट करी गई। तो ये इंग्लिश का केस है और दिस हैज बीन फॉलोड इन इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज रिसेंटली इन 2004 जब आपके राजस्थान हाई कोर्ट ने भी इसी बेसिस के ऊपर पे एक पर्टिकुलर पर्सन को रेप के लिए, अटेम्प्ट टू रेप के लिए गिल्टी नहीं पाया गया था। ओके, तो दिस इज व्हाट द इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट डिसाइडेड और उसके बाद में करा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, यहां पे हाई कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और अब वो इसके लीगल रीजनिंग के ऊपर पे भी करेगा। और दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि अगर यहां पे अटेम्प्ट टू रेप का केस होता है, अगर यहां पे अटेम्प्ट टू रेप का केस होता है तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो क्या वी हैव टू वेट फॉर द पेनिट्रेशन टू हैपन, व्हाट इज द स्टेज जहां पे एक रेप की प्रिपरेशन एंड हो जाती है और वो अटेम्प्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यू कैन सी हियर कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जो अटेम्प्ट टू रेप के केसेस होते हैं उसके अंदर में जो पर्टिकुलर एक्यूज्ड होता है वो इसलिए बच जाता है बिकॉज अभी तक यहां पे जो लीगल रीजनिंग है वो क्लियर नहीं है, जो लीगल रीजनिंग है वो क्लियर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अच्छा मौका है कि यहां पे वो एग्जैक्टली ये बता सकें कि कहां प्रिपरेशन एंड होती है और कहां पे आपका अटेम्प्ट टू रेप होता है। इफ आई गिव यू माय पर्सनल ओपिनियन, यहां पे जो पर्टिकुलर एक्ट उन लोगों ने कमिट करा है, आई थिंक यहां पे वो अटेम्प्ट का केस हो सकता है, सिंपली बिकॉज कि यहां पे वो लोगों की इंटेंट जो है, इंटेंट टू रेप जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है बाय देयर एक्ट। इंटेंट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है बाय द एक्ट ऑफ रेप और वो जो पर्टिकुलर लोग रेप नहीं करे, उन्होंने रेप क्यों नहीं करा, इट वाज नॉट बिकॉज कि उनके मन चेंज हुआ था, उनका इंटेंशन चेंज हुआ था, इट वाज बिकॉज देयर वाज एन आउटसाइड इंटरफेरेंस, देयर वाज एन आउटसाइड इंटरफेरेंस। वहां पे दो लोग थे, दे केम रनिंग टुवर्ड्स देयर, तो दे रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो यहां पे बिकॉज ऑफ आउटसाइड इंटरफेरेंस दे डिड नॉट रेप हर एंड इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ इंटेंशन। तो यहां पे इंटेंट जो है वो तो एस्टैब्लिश हो चुकी है। नाउ इट शुड बी ऑन दोस पर्टिकुलर एक्यूज टू प्रूव कि यस हमारी इंटेंशन जो थी वो नहीं थी एंड कोर्ट को इस तरीके से इसमें जजमेंट करना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करता है। मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती है, आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, दैट इज गोइंग टू बी डिसिसिव फॉर द फ्यूचर केसेस। ओके, तो ये था आपका द प्रिपरेशन वर्सेस दैट डिबेट। फाइनली एक और न्यूज देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। सेंटर इंक्रीजेस नरेगा वेजेस बाय 2 to 7% फॉर फाइनेंशियल 26। हर फाइनेंशियल ईयर से पहले जो आपकी नरेगा स्कीम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस पर्टिकुलर स्कीम की जो आपकी वेजेस होती हैं, वेजेस की रेट होती है, वो आपकी सेंटर अनाउंस करती है। वेजेस की रेट सेंटर अनाउंस करती है, उसके बाद स्टेट जो चाहे वो इसके अंदर में अपनी खुद की रेट अनाउंस कर सकती है। तो सेंटर के ऊपर की रेट जो चाहे तो स्टेट अलग से एक्स्ट्रा पे कर सकती है। रिमेंबर दिस कि जो वेजेस होती है नरेगा के अंदर में, कॉस्ट में जो नरेगा की वेजेस होती हैं वो 100% सेंटर पे करती है। सो ये मत समझना कि अगर स्टेट ने अपनी कुछ रेट इंक्रीज अनाउंस करी, लेट्स से कि एग्जांपल के लिए 1000 रुपीज अगर सेंटर ने अनाउंस करा है, तो अगर यहाँ पे स्टेट ने 100 अनाउंस करा है तो अब 1100 रुपए जो है वो सेंटर पे नहीं करेगा, 100 ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट अपने अकाउंट में से पे कर सकती है। एंड रिमेंबर दिस कि पूरा 100% वेजेस जो होता है नरेगा के अंदर में वो सेंटर देता है। और जो मटेरियल कॉस्ट होता है, लेट्स से कि मैं कोई स्कूल बिल्ड कर रहा हूं, उसमें मटेरियल कॉस्ट जो होता है वो 60-40 के रेशियो में सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होता है। ओके, तो इस तरीके से होता है आपका नरेगा में। अब नरेगा में आपको अलग से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, बट व्हाट आई वांट इज कि आप मुझे यहां पे कमेंट बॉक्स में नरेगा के बारे में 1-2 इंफॉर्मेशन बता सके। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि नरेगा जो है ये एक्ट किस ईयर में आया था, नरेगा जो स्कीम है ये किस ईयर में आई थी। ओके, तो 2 क्वेश्चन दिए हो गए कि एक्ट किस ईयर में आया था, स्कीम किस ईयर में आया था। इफ यू कैन फाइंड आउट विच इज द स्टेट जो हाईएस्ट नरेगा वेज देती है, आई एम नॉट आस्किंग यू द लोएस्ट बट हाईएस्ट नरेगा वेज कौन सी आपकी यहां पे देती है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, कौन सी मिनिस्ट्री है जो नरेगा को इंप्लीमेंट करती है। ओके, तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर। स्टेट बता दीजिए हाईएस्ट नरेगा वेज की, मिनिस्ट्री कौन सी है जो आपके इसको इंप्लीमेंट करती है, और स्कीम किस ईयर में आई थी, नरेगा एक्ट किस साल का है। एक्ट अलग साल का है, स्कीम अलग साल का है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ओके, तो ये आप आंसर कर सकते हैं आपके कमेंट बॉक्स के अंदर में। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। आई होप ये इनिशिएटिव आपको यूजफुल लगता है। इन केस कोई भी फीडबैक है, कोई भी आपको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। वी वुड ट्राई टू इंप्लीमेंट दोस। इसके अलावा कोई आपके सजेशंस हो कि आप सर ये चीज इंक्लूड करिए, और कोई फैकल्टी से यू वांट कि भाई ये वाली चीज करी जा सकती है, तो वो आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसी बेसिस पे लेंगे। मोर ओवर, इस एडिटोरियल के बाद या इस पर्टिकुलर सेशन के बाद वी एक्सपेक्ट कि आप 20 जीके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, ट्राई टू सॉल्व इट आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, और उसके बेसिस पे आपको जो अच्छे क्वेश्चन लगे उनको आप वहां मार्क कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इनिशिएटिव्स आर यूजफुल टू यू ऑल। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।